तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो संस्थाएं हम पढ़ रहे थे, तो संस्थाओं के अंतर्गत हमने काफ़ी सारी संस्थाएं तो पढ़ ली थी। इसी क्रम में एक और संस्था लेके आए हैं आपके लिए, बिम्स्टेक की शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो जून 1997 में बैंकॉक सम्मेलन हुआ था। क्या बैंकॉक सम्मेलन हुआ था, उसमें 4 देश आए, BISTEC। तो 4 देशों ने मिलकर BISTEC की स्थापना की। अब बात करें BISTEC का मतलब क्या होता है। B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड और EC मतलब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो BISTEC मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है जून 1997 में, और ये 4 देश आते हैं। फिर 1997 में क्या होता है, आखिर में म्यांमार भी इसके अंदर शामिल हो जाता है और इसका नाम बदल दिया जाता है। और बदल क्या किया जाता है, बिम्सटेक, BIMSTEC। इसके अंदर M भी आ जाता है। तो अब आप M से ये ना लगाएं कि म्यांमार को भी इसके अंदर जोड़ दिया गया, तो हो सकता है इसके अंदर म्यांमार का भी मतलब हो। तो B से जो बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। तो बिम्स्टेक नाम रखा गया। फिर 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। बिम्स्टेक में नेपाल और भूटान भी शामिल हो जाते हैं। इसका नाम वापस से बिम्स्टेक मतलब चेंज कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये नाम रखा जाता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका नाम रखा जाता है। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी कितने देश है, 7 सदस्य देश है और इसका सचिवालय का है ढाका, बांग्लादेश में इसका सचिवालय। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक के द्वारा अपनी आपसी सहयोग के लिए 16 विषय निर्धारित किए गए। क्या 16 विषयों को निर्धारित किया गया है आपसी सहयोग के लिए, जिसके समन्वय और पहल की जिम्मेदारी अलग अलग देशों में बांटी गई है। तो वो बात आती है, कितने विषय, 16 विषय हैं। अब 16 विषय में से भारत को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली हुई है। भारत के पास 4 जिम्मेदारी आई हुई है, परिवहन और संचार, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, आतंकवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय अपराध और पर्यटन। ये 4 जिम्मेदारी भारत को दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं बगल में हमारे बिम्स्टेक के कौन कौन से देश हैं, तो उनकी मैप है। कौन कौन से देश है, वे इंडिया तो है ही, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये हमारे देश से 7 देश है इसके अंदर, सातों के साथ हमारे बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इनको जूम आउट कर देता हूँ। तो आगे देखें, काठमांडू जो शिखर सम्मेलन हुआ था, काठमांडू शिखर सम्मेलन में 2 नए विषय और जोड़े गए। 16 की बजाय अब कितने हो गए, 18 विषय हो गए। कितने, 18 विषय हो गए हैं। और 2 विषय कितने कौन कौन से थे, ये विषय थे हमारे ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी है। तो ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी को भी इसके अंदर शामिल किया गया। अब बात करें बिम्स्टेक की संरचना की, तो बिम्स्टेक की संरचना की बात करें तो बिम्स्टेक की संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। पहले भाग में तो आता है हमारे इसके शिखर सम्मेलन। क्या होते हैं इसके शिखर सम्मेलन किए जाते हैं, तो सदस्य देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष या फिर शासन अध्यक्ष इसके अंदर भाग लेते हैं। जो इसमें क्या करते हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष शासन अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। अब तक की बात करें तो अब तक 5 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। पहला हुआ था हमारे 2004 में बैंकॉक में, दूसरा 2008 में नई दिल्ली में, तीसरा नेपिताओ जो हमारे म्यांमार है वहाँ 2014 में, काठमांडू में 2018 में और कोलंबो श्रीलंका में 2021 में हुआ था। लेकिन 21 में नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड-19 के कारण इसको 2022 में वर्चुअल मोड मतलब ऑनलाइन तरीके से इसको आयोजित किया गया था। बात करें काठमांडू सम्मेलन की, तो काठमांडू सम्मेलन में काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें क्या था, घोषणा पत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी समझौता हुआ इसके दौरान, मोटर वाहन समझौता, अब तटीय जहाज समझौते के बारे में सहमति बनी। 2 नए विषय ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी को इसके अंदर जोड़ा। तो 4 इस तरह है इसकी संरचना की। दूसरा स्तर इसमें क्या है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तीसरा उच्च अधिकारियों की बैठकें और सचिवालय कहाँ, ढाका में। तो 4 स्तर है इसके संरचना में। बात करें महासचिव की, तो महासचिव कौन है इसके, तंजील सिद्दीकी। तो तंजील सिद्दीकी को इंग्लिश में इसी तरह लिखा जाता है, तो ये इसके महासचिव।
अब बात करें बिम्स्टेक की विशेषताओं की। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के हितों का बंगाली खाड़ी में केंद्रण और बंगाली खाड़ी के माध्यम से इनका जुड़ाव, ये सब पहली विशेषता है। क्यों? क्योंकि बंगाल खाड़ी के चारों तरफ के देश हैं और ये अपने हित है ना बंगाली खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त करते हैं। फिर इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो इसलिए सबका कॉर्पोरेशन बढ़िया है। इसमें सदस्यों के बीच में कोई विवाद भी नहीं है, कार्य प्रणाली व्यवस्थित है और बाहरी हस्तक्षेप है लेकिन वो न के बराबर है। फिर बात करें भारत के साथ अन्य जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे थाईलैंड है, वो भी इसके अंदर शामिल है, तो इसमें बिग ब्रदर सिंड्रोम है, ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। भारत की जो पड़ोसी पहले मतलब नेबरहुड फर्स्ट और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो भी इसके अंदर लागू की जा सकती है। बिम्स्टेक में समय के साथ सुधार भी किया जाता है। अब बात करें तो सुधार के रूप में क्या किया जा रहा है, जो शिखर सम्मेलन है उनका नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है, सचिवालय को प्रभावी बनाया जा रहा है, सदस्य देशों में इसका महत्व बढ़े और इसे वरीयता दी जा रही है, और 2004 से इसमें मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है कि कैसे भी करके मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। फिर बात करें सार्क और बिम्स्टेक की तुलना करो तो इसमें तो बहुत सारे अंतर है। सार्क में बिम्स्टेक में तुलना करें तो सार्क में तो 8 सदस्य हैं, बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। सार्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान अफगानिस्तान की बजाय म्यांमार, थाईलैंड, ये दोनों देश भी है। और बहुत सारे और भी अंतर है, जैसे सार्क तो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो बिम्स्टेक है ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और सार्क में तो क्या है कि बहुत सारे सदस्य हैं, उनमें क्या विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, तो ऐसे करके विवाद है। लेकिन बिम्स्टेक में जो भी सदस्य हैं इनके बीच में कोई भी विवाद नहीं है। सार्क की बात करें तो सार्क में तो क्या है कि एक बड़ा देश भारत है, बाकी सारे देश छोटे हैं, तो बिग ब्रदर जो सिंड्रोम है उससे ग्रसित रहते हैं कि भैया एक की दादागिरी नहीं चलेगी, तो उस तरह की समस्या रहती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें म्यांमार और थाईलैंड भी बड़ी बड़ी इकोनॉमियाँ हैं, वो भी इसके अंदर है, तो ऐसे सार्क और बिम्स्टेक की तुलना की जा सकती है। सार्क की बात करें 2016 में जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान में जिसकी बैठक होनी थी, तो वो तो हुई नहीं, लेकिन उसके बाद और भी नहीं हुई, तो एक तरह से निष्क्रिय सा ही मान लीजिए। क्यों? क्योंकि लगभग 10 साल से ऊपर हो गई, इसकी कोई बैठक नहीं हुई, तो गर्त में ही जा रहा है। लेकिन बिम्स्टेक की लगातार बैठकें हो रही है, तो आगे बढ़ने के चांस है। और भारत भी अपना रुझान और अपना ध्यान क्या सार्क की बजाय बिम्स्टेक की तरफ ही दे रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप बता सकते हो कि सार्क और बिम्स्टेक की तुलना। फिर बात आती है कि क्या बिम्स्टेक को सार्क का विकल्प मानना चाहिए, तो वो बात करें तो हमारे बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो क्या करता है, दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और अन्य जो क्षेत्र है ना उनको बढ़ावा देता है। तो हमारा पहला सवाल आता है कि बिम्स्टेक और सार्क दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू देखें तो सार्क की बात करें तो सार्क में भारत और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण देश शामिल है। क्या सार्क में क्या है, भारत और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण देश शामिल है, जिसके कारण संगठन के कार्य में हमेशा विरोधाभास और असहमति बनी रहती है। खासकर भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से कई बार सार्क की बैठकें स्थगित होती है, इसी वजह से कई सार्क क्या निष्क्रिय जैसा हो गया। बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, जिससे कि भारत पाकिस्तान के संबंधों का प्रभाव से ये संगठन पूरी तरह से मुक्त है। इससे बिम्स्टेक के जो सहयोग है उसको बढ़ावा मिलता है और कार्यान्वयन बहुत प्रभावी ढंग से हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक मतभेद नहीं। अब बात करें सदस्य देशों की संरचना की। क्या सदस्य देशों की संरचना की बात करें तो इस मामले में तुलना करें तो सार्क के सदस्य देशों की बात करें तो सार्क के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश है जो कभी भी क्षेत्रीय विकास के प्रयासों में रुकावट डाल सकते हैं। इसके अलावा इन देशों के आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता भी संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में तो भी जो क्या कहते हैं तालिबान का शासन है, तो और पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवादी देश है, और मालदीव के अंदर हमेशा तख्तापलट चलता रहता है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में पाकिस्तान जैसे विवादी देश शामिल नहीं है, जिससे इसमें म्यांमार, थाईलैंड जैसी दक्षिणी पूर्व एशिया के देश भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक विकास की दिशा में ज़्यादा सहमति और सहयोग की संभावना रहती है। फिर बात करें क्षेत्रीय उद्देश्य और प्राथमिकताएं, तो सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है,
लेकिन इसके सदस्यों के बीच में सामाजिक राजनीतिक से असहमति के कारण पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाता। जबकि बिम्स्टेक का उद्देश्य दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका क्षेत्र आर्थिक विकास और पारस्परिक जो समृद्धि है उसको बढ़ावा देने पर आधारित है, जो व्यावसायिक और क्षेत्रीय सहयोग में ज़्यादा अवसर देता है। क्या बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। फिर कार्य क्षेत्र की प्राथमिकता की बात करें, कार्य क्षेत्र और प्राथमिकता, सार्क का मुख्य ध्यान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पे है, जिसमें क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, अन्य सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि आर्थिक सहयोग इसमें कभी भी प्राथमिकता नहीं बन पाया। जबकि बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक के कार्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और ये संगठन व्यापारिक कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को ज़्यादा प्रभावी रूप से जोड़ने में कोशिश करता है। फिर संगठनों का प्रभाव और कार्यान्वयन की बात करें, संगठन का प्रभाव और कार्यान्वयन की बात करें तो सार्क का प्रभाव बहुत सीमित रहा है। इसके कारणों से क्या है, भारत पाकिस्तान तनाव और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद और कभी भी एकजुटता का अभाव शामिल है। इससे क्या, सार्क की परियोजनाओं का कार्यान्वयन अक्सर अधूरा रह जाता है। बिम्स्टेक क्या हालांकि एक नया संगठन है, लेकिन इसमें कम विवाद और अधिक कार्यान्वयन क्षमता है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य देशों के बीच में कम राजनीतिक मतभेद है, जिससे क्या बिम्स्टेक की प्रभावी और व्यावसायिक बनाने में मदद मिल सकती है। फिर बात करें आर्थिक स्थिति और कनेक्टिविटी की, तो सार्क के सदस्य देशों में अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न स्तरों पर है, जिसमें समान आर्थिक नीतियां बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि सार्क के जो सदस्य हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं के अलग अलग स्तर के, कोई तो अविकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई अर्ध विकसित है, कोई विकासशील है। तो इस तरह से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं। जब बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकती है। और उधर म्यांमार, थाईलैंड वो भी कम नहीं है। फिर चुनौती की बात करें तो सार्क की मुख्य चुनौती इसके सदस्यों के बीच में जो राजनीतिक मतभेद और सीमा विवाद है, इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण कई बार संगठन निष्क्रिय हो जाता है और हो ही गया है लगभग। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक की मुख्य चुनौती यह है कि इसके सदस्य देशों में विकास स्तर अलग अलग है और आर्थिक नीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक के पास सार्क जैसा व्यापक सामाजिक एजेंडा नहीं है, जो कभी कभी कमजोरी हो सकता है। तो वही बात आती है, क्या बिम्स्टेक सार्क का विकल्प हो सकता है? तो इसको ओवरऑल देखें हम तो राजनीतिक और भू राजनीतिक की स्थिरता की दृष्टि से बिम्स्टेक सार्क का एक प्रभावी विकल्प बन तो सकता है। क्योंकि इसमें पाकिस्तान जैसे कोई विवादित सदस्य नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव इसमें कोई सीधा प्रभाव डालता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें है ही नहीं। फिर आता व्यापार कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से भी बिम्स्टेक में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बेहतर सहयोग की संभावना है, जो सार्क से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि सार्क का अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर फोकस है, जिसे बिम्स्टेक में प्राथमिकता नहीं दी जाती। अगर बिम्स्टेक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर फोकस या ध्यान देता तो एक सार्क जैसा संगठन बन सकता है। तो इस तरह से आज हमने बिम्स्टेक के सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की, एक ब्रीफ नॉलेज लेने की कोशिश की इसके बारे में। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।